आज हमारे अनुरोध पर आप रेडियो अवध के स्टूडियो में पधारे और हम आपसे आज विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। सर, रेडियो अवध के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका द्विवेदी जी। सर, आज आप संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर गोंडा आए थे। उनके विचारों को वर्तमान समाज में किस तरह प्रासंगिक मानते हैं? द्विवेदी जी, मैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय संरक्षक हूं जी, और इसकी स्थापना सन 2012 में हुई थी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भवननाथ पासवान जी हैं और गोंडा के जो जिलाध्यक्ष हनुमान प्रसाद जी, वो काफी सक्रिय समाज सेवी रहे हैं। वो जिलाध्यक्ष हैं। उनके आमंत्रण पर आज इस पावन दिवस पर आज माघी पूर्णिमा भी है जी। और आज आपको मालूम होगा कि माघी पूर्णिमा के दिन तथागत गौतम बुद्ध को, भगवान बुद्ध को ये एहसास हुआ था कि 3 महीने बाद उनका वो शरीर त्याग करेंगे। और लेकिन उनको जब ये एहसास हुआ तो बिना बुलाए हुए 500 उनके शिष्य वहां आ गए थे जी। बिना बुलाए हुए उनको एक भाव पैदा हुआ, उनके शिष्यों को आ गए थे। तो आज का ये पावन दिन भी है। तो माघी पूर्णिमा का उत्सव मनाने के लिए जी। और संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है जी। उस जयंती को मनाने के लिए हम लोग जो है यहाँ गोंडा में आए हुए थे, मखारतीगंज में। संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म 1399 ईस्वी में हुआ था जी। उनके समकालीन थे 1398 में पैदा हुए कबीरदास जी। बिल्कुल। और उसके बाद नानक जी आए। रविदास जी के बाद फिर नानक जी का उद्भव हुआ था। संत रविदास जी ने अपनी बातों को कहने के लिए कभी किसी का विरोध नहीं किया। बिल्कुल। किसी से शास्त्रार्थ में अपशब्दों का प्रयोग या कड़ी भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपनी बात को केवल बहुत सरल भाषा में समझाते रहे, भक्ति भाव के साथ। और आप जानते हैं उनका एक ही इच्छा थी, एक ही संदेश था कि मैं ऐसा बेगमपुरा चाहता हूं जिसमें किसी को कोई गम न हो, सब प्रसन्न रहे, सबको अन्न मिले। और एक बात उन्होंने और कही थी कि अगर आपका चित्त, आपकी आत्मा शुद्ध है, आपके विचार शुद्ध हैं, तो आप जो है गंगा में ना भी नहाएं तो मन चंगा तो कठौती में भरी गंगा है। तो ऐसे संत की जो है जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। सर, निश्चित रूप से कि संत रविदास जी की महिमा का चाहे जितना गुणगान किया जाए, चाहे जितना बखान किया जाए, लेकिन वो कम ही है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए संत रविदास जी के विचारों को कितना प्रासंगिक मानते हैं, उसको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या सीखने की जरूरत है? बिल्कुल सही कहा आपने। आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही दिग्भ्रमित भी है और उसका दोष भी नहीं है। उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयां भी हैं। उस समाज की कठिनाइयां देख रहा है, अपने माँ बाप की कठिनाइयां देख रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई करने के बाद भी बेरोजगार है, उसका मन अशांत है। और आप जानते हैं आज के जो संचार माध्यम है, संचार माध्यमों के माध्यम से उसको अच्छी बातें कम, प्रेरणादायक बातें कम, लेकिन जो नेगेटिव बातें हैं, नकारात्मक चीजें उसके सामने ज्यादा परोसी जा रही हैं। इसलिए बड़ा परेशान है। तो जरूरी है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपने जो पुराने पुरखे हैं वो कबीरदास जी को पढ़ें, तुलसीदास जी को पढ़ें, संत शिरोमणि रविदास जी को पढ़ें, नानक देव को पढ़ें। जब वो पढ़ेंगे शांत चित्त से, उन्हीं में से उनको संदेश मिलेगा और उसका जब पालन करेंगे वो, तब उनका जो जीवन है वो एक शांति उनको मिलेगी। और शांति का मुख्य कारण यही है कि आप चीजों को नहीं जानते हैं कि हमारे पुरखे कितना कितना कष्ट सह करके भी शांत होकर के अपने अपने काम में लगे रहे, जो जिस फील्ड में रहा। तो जरूरत इस बात की है नवयुवकों के लिए कि जो उनकी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं के 2-4 शिक्षाएं केवल अवगाहित कर लें, बार बार याद करते रहें, तो कष्ट का अनुभव नहीं होगा, उनको अपना मार्ग मिलता रहेगा। बहुत सही। तो अभी सर ने बताया कि संत रविदास जी की जो शिक्षाएं हैं
बहुत ज्यादा नहीं, केवल 2-4 शिक्षाओं का ही अगर हम अवगाहन करें तो वो हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी और वो मील की पत्थर साबित हो सकती हैं। सर, आप गोंडा के कलेक्टर रहे हैं। यद्यपि कार्यकाल कम था, लेकिन उस अल्प अवधि में भी अपने कार्यों से जो एक मील का पत्थर आपने स्थापित किया और जनपद वासियों के दिलों में जो जगह बनाई, वो कैसे संभव हुआ? क्या उस समय लक्ष्य था आपका, क्या संकल्प था और क्या सपना था जिसकी वजह से करीब 1.5 दशक बाद भी आज आप गोंडा वासियों के दिलों पर राज कर रहे हैं? ये आपको मालूम है शुरू से कि मैं स्पष्ट बोलता हूं। फैक्ट ये है कि गोंडा आने से पहले मुझे डर लग रहा था जी। और लोग ऐसा एक धारणा बनी हुई थी, दुर्भाग्य कहूंगा कि गोंडा के बारे में धारणा बनी हुई थी कि सामंतवादी जिला है जी और वहां अधिकारियों का काम करने की छूट नहीं है। लेकिन मैंने आने के 4 दिन बाद ही डिसाइड किया कि नहीं, जब आ गए हो तो अच्छे भाव के साथ काम करो। मैंने अभी जो कहा जी संत रविदास जी के बारे में, तो मैंने बिल्कुल अच्छे भाव के साथ और आत्म प्रेरणा से काम करना शुरू किया। तो 1 महीने के अंदर मेरा भ्रम दूर हुआ और आपको बताऊं कि पब्लिक के अंदर भी भ्रम था। कलेक्टर राम बहादुर को लेके, कलेक्टर को लेके 1-1.5 महीने के बाद पब्लिक का भी भ्रम दूर हुआ जी। फिर लोगों के अंदर ये धारणा बनती गई कि नहीं, जो डीएम आया है वो सीधे आपकी बात सुनता है और सुनता ही नहीं है, उस बात को गुनता भी है और उसके मुताबिक जो सही काम करता भी है। तो केवल 2-3 महीने के बाद जो है वो एक ऐसा सिलसिला बन गया कि लोगों के काम होने शुरू हुए। और जब काम होने शुरू हुए मुझे बड़ा मजा आना शुरू हुआ, मुझे परिणाम मिलने शुरू हुए। और एक बात कहना चाहता हूं आपको मैं कि किसी कलेक्टर या कमिश्नर या किसी अधिकारी का केवल अकेला प्रयास नहीं होता है जी। जब वो अपनी टीम को लेकर चलता है, बिल्कुल बिल्कुल, अपने हनुमानों को लेकर चलता है, बिल्कुल, जो उसके जामवंत हैं, उसके हनुमान हैं, उसकी जो सेना है जी, जब उसको लेकर चलता है, उनको संरक्षण देता है, तो फिर जो है उसकी जो मंशा होती है उसके अनुरूप वो टीम काम करना शुरू कर देती है। तो मैं आपको सही बताऊं, मैं हमेशा कहता हूं, अभी मैं मकार्थीगंज में था, वहां भी अपने भाषण में यही कहा कि केवल राम बहादुर का वो जो है तो उपलब्धि नहीं थी, वो उपलब्धि मेरी पूरी टीम की थी। और ये है, आप पत्रकार हैं जी, आपको भी एहसास है। आप ही ने एक बार छापा था अपने अखबार में, आपने ये छापा था कि लगता है कि राम बहादुर का पिछले जन्म से कोई रिश्ता है गोंडा का। बिल्कुल बिल्कुल छापा था। वो आपके अंदर भाव इसलिए पैदा हुआ कि मैं हर काम को अपनी आत्मा के साथ जोड़ लेता था, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके पीछे पड़ के काम करता था, मजा आता था। तो आपको लगा कि लगता है इसका कोई जन्म का रिश्ता था। तो निश्चित रूप से तो मेरा कार्यशैली केवल ये थी कि मैं सुबह जो है 16-17 अखबार हैं, नॉर्मली जो अधिकारी लोग होते हैं, जो बड़े बड़े अखबार होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर वाले, उनको पढ़ते हैं, छोटे अखबार को छोड़ देते हैं। और मैं शुरू करता था छोटे अखबार से जी। सुबह 6 बजे की चाय पीते हुए छोटे अखबार पढ़ना शुरू करता था। और जो पढ़ते पढ़ते जो चीजें होती थी, खासतौर जो समस्याएं, अधिकारी लोग पत्रकारों से दूर भागते हैं, मैं पत्रकारों को नजदीक लेता था। बिल्कुल, निंदक नियरे राखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये उद्देश्य होता था कि भाई इनके माध्यम से हमको बैठे बैठे, ये तो हमारे दोस्त हैं, बैठे बैठे सारे समाचार हमको मिल जाते थे। बिल्कुल। और मैं 9 बजे सारे अधिकारियों की बैठक लेता था, उसकी कटिंग करता रहता था, उनको हमारे पीएफ कटिंग पकड़ाते थे। अच्छा, बताते हैं कि जब आप अखबार पढ़ते थे तो आपके पास एक कैंची रहा करती थी। कैंची का आखिर क्या काम था एक कलेक्टर के पास? वो जो अखबार होते थे, चाय पीता रहता था, अखबार पढ़ा, जहां जो तो कोई समस्या है उसको कैंची से काट लेता था, उस पर डेट लिखता था। उसके बाद मालूम पड़ा किसी दिन 10, किसी दिन 12, किसी दिन 15 जो वो कटिंग हो गई, मैं नहाने जाता था तो हमारे जो मिश्रा जी पिए थे वो आकर उसकी एक फोटोकॉपी करते थे। और 9 बजे रेगुलर जो है पूरे 11 महीने वो जो जिला स्तरीय अधिकारी आ जाते थे, उनको कटिंग देते थे कि भाई देखो इसको पढ़ लो और बताओ क्या है। अगर उन्होंने बताया कि साहब इस पे ये मामला है, वरना कल रिपोर्ट लेके आओ। तो डेली का सिलसिला था।
तो आपको बताएं कि उससे ये हुआ कि अधिकारियों को मजा आने लगा। और दूसरा जो होता है, कलेक्टर का काम हर काम करना नहीं होता है, उसका काम होता है कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो समस्याएं होती है, अंतर विभागीय समन्वय, अंतर विभागीय जी, उसमें क्या होता था, पत्राचार आपस में लिखते रहते थे वो पत्राचार बंद हुआ, आमने सामने बैठ के बिल्कुल भाई आप बताओ। तो उससे क्या हुआ कि जो पत्राचार का समय लगता था और काम भी नहीं निपटता था, वो परिणाम तेजी से आने लगे, परिणाम आने लगे। तो सफलता का राज केवल यही था। मैं भी केवल 8-10 घंटे ही काम करता था, जो बाकी कलेक्टर करते हैं, लेकिन काम करने का मेरा एक तरीका था। और दूसरा बताऊं आपको, फिर कह रहा हूं, मैं अपने अधिकारियों, अपने अधीनस्थों पर मैं पूरा विश्वास करता था। और जो विश्वास आप करना शुरू करते हैं, तो चाहे घर में आपका बच्चा हो, चाहे आपका मोहल्ले का दोस्त हो, या कोई दोस्त हो, या आपका अधीनस्थ हो, फिर वो परिणाम देते हैं। लगता था कि सबसे बड़ा काम आपका जो याद किया जाता है, जिसके लिए राम बहादुर जाने जाते हैं, वो रहा है गोंडा से अतिक्रमण हटाओ अभियान। चाहे जिला अस्पताल का मामला रहा हो, चाहे राजकीय इंटर कॉलेज का मामला रहा हो, और चाहे बिल्कुल छुपा हुआ गोंडा का बस स्टेशन, चाहे आदम गोंडवी खेल मैदान आज का है, यह सब विलुप्त प्राय हुआ करते थे। आपने जब इसका सफाई अभियान शुरू किया, तो आपको क्या लगता था कि इसमें कहां तक सफलता मिल पाएगी और किन संकल्पों के साथ आपने पूरा किया? थोड़ा सा काफी समय हो गया और आपके जो मन के उद्गार जो रहे होंगे, जिस संकल्प के साथ आपने शुरू किया, अब हम चाहते हैं कि इस अब सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम जनपद वासियों को रेडियो ओथ के माध्यम से बताएं। मैं बताऊं आपको, 4 दिन में दुखी था गोंडा आने के बाद। 5वें दिन जो है, बाहर नीम के पेड़ के नीचे जो चबूतरा बना है, वहां मैंने चाय मंगाई सुबह 6:30-7 बजे। फिर मैंने कहा कि राम बहादुर आ गए हो तो 2 विकल्प हैं, एक तो हंस के काम करना, ओबे विथ स्माइल। ओबे विथ स्माइल, वो जो है कि ओबे विथ स्माइल जी। जब आ गए हो तो स्माइल करके, मुस्कुरा के, हंस के काम करो। फिर मैंने संकल्प लिया कि अब काम करना है जी। अच्छा, जब आप काम करना शुरू करते हैं अपने अंतर मन से और खुशी खुशी, तो एक काम के बाद दूसरा काम अपने आप निपटता जाता है। बिल्कुल। जब ये अवरोध हटाने की बात आई, तो हमारे अधिकारियों को भी लगा, करे कैसे होगा ये। लेकिन आप जानते हैं, एक एक करके जहां जहां से अवरोध हटाए गए, बहुत से लोग तो मुझे ऐसे मिले कि सर मैं पिछले 55 साल से देख रहा हूं गोंडा बस अड्डे को। बिल्कुल। तो मैं तो समझता था कि गोंडा बस अड्डा ऐसे ही है, नियमानुसार है। लेकिन ये तो जिस तरह से खुल गया है, और जिस तरह से बहराइच से आने वाली रोड पे अब बिल्कुल बसें और ट्रकें बिल्कुल आराम से आ जा रही हैं, या जो जिला अस्पताल का जो अतिक्रमण था, जिला अस्पताल दिखाई नहीं पड़ता था, अब बिल्कुल जिला अस्पताल दिखाई पड़ रहा है। और जिला अस्पताल में इतना पैसा कहां से आ गया कि रंगाई पुताई भी हो गई, बाउंड्री भी बन गई, और अंदर का स्टाफ भी ठीक हो गया। दूसरा, आप जानते हैं, आदम गोंडवी खेल मैदान, जिसको मैंने नामकरण किया था, बिल्कुल बिल्कुल, नामकरण से पहले लोगों ने अलग अलग अपना सुझाव दिए थे, लेकिन मैंने उसको अपने मन में रखा था कि जिस दिन मैं इसका उद्घाटन करूंगा, उस दिन नाम खोलूंगा। आदम गोंडवी खेल मैदान को हटाने के लिए एक तरफ एक अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने स्टे ले रखा था, और उद्घाटन करूंगा उस दिन नाम खोलूंगा। आदम गोंडवी खेल मैदान को हटाने के लिए एक तरफ एक अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने स्टे ले रखा था, और एक तरफ जो है तिवारी जी वकील थे, वकील साहब ने तिवारीश्वर चबूतरा बना रखा था। महादेव। तो मैंने कहा, ये 33 करोड़ देवी देवता तो सुना है मैंने जी, उसे तिवारीश्वर कहाँ से आ गए जी। तो जो हमारे जो सैनिक थे जी, हमने उनको लगाया। आप जानते हैं, भरत यादव थे, विवेक पांडे एडीएम थे, बीबी पांडे एसडीएम थे। इन लोगों ने फिर जो है पूरा अतिक्रमण हटाया। अब आज देखिए, प्राइम लोकेशन पर गोंडा के अंदर लगता है कि हाँ कोई जगह है जहां आप कोई कार्यक्रम करा सकते हैं, खेल सकते हैं, नुमाइश लगा सकते हैं। आज भी वहां पे खेल हो रहा है। आज भी हो रहा है। बिल्कुल। आपका एलबीएस है, एलबीएस के अंदर झगड़ा था, बिल्कुल, रास्ते को लेकर के। मैं वहां आया, दोनों लोगों को बुलाया, दोनों पक्षों को, जो मोहल्ले वाले थे उनको समझाया, वो समस्या खत्म हो गई। वो प्रिंसिपल साहब चतुर्वेदी जी जो है, आज भी मुझसे फोन पे बतियाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा लगता था उस समय कभी कभी कि ये समस्या तो निपटी नहीं सकती,
लेकिन ये है ना कि अब कहां तक गिनाए। जो इंटर कॉलेज था कितना अतिक्रमण उसके अंदर था। मालूम पड़ा कि इंटर कॉलेज है और उसके चारों तरफ मुर्गा मछली और बकरे की दुकानें लगी हुई थी और पान मसाला और क्या क्या था उसमें, कितना साफ सफाई हुई इसके अंदर। तो ये सब काम करके बड़ा मजा आता था। अच्छा, फिर जब आप देखते हैं पब्लिक को लगता है इसकी मंशा सही है। जब पब्लिक मंशा देख लेती है तो फिर वो सपोर्ट करती है। अगर जब पब्लिक सपोर्ट करेगी तो आप जानते हैं नेता लोग जो है फिर समझ जाते हैं कि अब जो है हाथ डालना ठीक नहीं। उस अभियान में तो तमाम जो संस्थाएं थी, जैसे अभी आपने बताया कि रोडवेज रहा हो, चाहे राजकीय इंटर कॉलेज रहा हो, जिला अस्पताल रहा हो, इनकी तो सफाई हुई ही, लेकिन एक बड़े सफेदपोश की भी सफाई हुई और रातों रात वो कहाँ सब चला गया। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उसके बारे में भी प्रकाश डालें। मैं बताना चाहूंगा बहुत स्पष्ट, कोई हर्ज नहीं बताने के लिए जी। इसलिए ना कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे खेल होते हैं जी। एक पार्वती देवी नाम की महिला थी, वो जात से ब्राह्मण थी, मतलब उनका वर्ण ब्राह्मण था जी। क्योंकि वर्ण में जो तो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य में जात नहीं होती जी, है जी, जी। वो ब्राह्मण थी और उनके नाम से एक नजूल का पट्टा बनवाया गया था जी। और नजूल का पट्टा बनवाया गया था पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बिल्कुल सटी हुई जमीन का। और उस पट्टे की जमीन पर, मैं नाम लेना शायद उचित ना हो लेकिन मेरे नाम राशि थे वो और राजमंत्री रह चुके थे जी। तो उन्होंने 3 मंजिला मकान बना लिया और जो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस था जी। उस पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में कोई अधिकारी नहीं जा सकता था। उन्होंने बना लिया था बिल्कुल अपना प्राइवेट परिसर जी। उसके अंदर केवल उनकी गाड़ियां रहती थी, वो वहां रहते थे और बगल में 3 मंजिला मकान। तो हमारे एडीएम साहब थे विवेक पांडे जी, उनसे उन्होंने एक बार एक दुर्व्यवहार कर दिया। मुझे पता चला तो मैंने कहा बस आप ऐसा करो, कुछ नहीं करना है, आप कोई जवाब मत दो, जरा ये देखिए कि इन्होंने क्या क्या गलत काम कर रखे हैं। तो बिल्कुल सीधे सीधे वो गलत काम दिखाई पड़ गया जी। तो हमने कहा, दूसरे दिन मैंने कहा उनसे, एडिशनल एसपी को बुलाया, मैंने कहा देखो मुझे कल तक ये मकान दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। और वहां के तहसीलदार थे, उनका नाम था राज बहादुर सिंह जी। और जिनका मकान टूटा, मकान गिराया गया, उनका नाम राम बहादुर सिंह था जी। और मैं राम बहादुर था जी। उसके बाद फिर वो बहादुर एक साथ, हाँ, उसके बाद फिर वो मकान जो है, लोग जब दूसरे दिन उठ के चलने लगे सड़क पे तो देखी मकान गया कहाँ जी। पता नहीं चला कहाँ गया वो मकान। तो ये है ना, रातों रात हाँ, पूरा मलबा तक हट गया वहां से। फिर उन्होंने कहा कि साहब ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है जी। तो हमने फिर पूरा उनको बताया। मैंने कहा भाई बताओ पार्वती देवी कौन है? ये मकान तो आपका है नहीं जी। आपने मान लिया अवैध भी बनाया था, तो ये आपके नाम आवंटन नहीं था, ये आपकी जमीन नहीं थी, ये पार्वती देवी कौन है जी? तो माफ कीजिएगा, पार्वती देवी कहाँ थी, कब गायब हुई, कब उनकी डेथ हुई, ये इतिहास है, किसी को नहीं पता। फिर वो पार्वती देवी के नाम से जो है मेरे दिमाग घुस गया कि देखिए किस तरह से होता है। अच्छा, वास्तव में पार्वती देवी थी, लेकिन पार्वती देवी फिर गायब हो गई थी। उस मकान के टूटने से पहले कब गायब हुई थी, ये दुर्भाग्य देखिए कि समाज में किस तरह से, मैं बोलूंगा, गलत काम, अत्याचार होता है। किनके नाम पे? वो पार्वती विधवा थी जी जी जी। तो उसकी कहानी जो है तो लोगों को मालूम है। अभी ऐसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए हर हाल में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गए, मैंने उनके खिलाफ जो है तो दंड लगाया था, कितने दिन से आपने कब्जा कर रखा था 4.5 लाख रुपए का। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से स्टे लाए थे, वो बाद में मेरा ट्रांसफर हो गया था, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ जी जी जी। अभी हम लोग सर बात कर रहे थे और इस वार्ता के दौरान एक जिक्र हुआ अदम गोंडवी खेल मैदान का। अदम जी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे कवि रहे, आपका संपर्क उनसे बहुत विलंब से हुआ, लेकिन इसके बाद भी आपने जिस प्रकार से उनके लिए किया और बिल्कुल उनके जीवन से लेकर के और उनके मृत्यु के बाद तक, आज भी
उनके लिए जब जरूरत होती है आप खड़े रहते हैं उनके परिवार की मदद के लिए। आखिर आदम जी से आपका संपर्क कैसे हुआ और किस प्रकार से आपके करीब में आए और आपके दिल में उन्होंने कैसे जगह बनाई, इसके बारे में थोड़ा सा हम चाहेंगे कि श्रोताओं को बताएं। एक्चुअली जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब मैं आदम जी को पढ़ा था, उनकी कविताओं को पढ़ा था, उनके शेर को पढ़ा था जी। तो मुझे लगता था ये कोई जनवादी कवि है और जो खरी खरी बात कहने वाले हैं। जब गोंडा में आया तो मैं सुना करता था भी आदम जी यहीं के रहने वाले हैं। मुलाकात तब तक नहीं हुई थी। वो अचानक बीमार पड़े और पांडे हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो मुझे अकील सिद्दीकी जी आपके फ्रेंड हैं, उनके माध्यम से आपके माध्यम से समाचार मिला कि भर्ती हैं वो। बरसात हो रही, मैं उनको देखने गया। मैंने कहा चलो मिलता हूं। मैं उनको देखा, बड़े सरल हृदय के, बीमार थे काफी। उठ के बैठे, मुझे उन्होंने सेब खिलाया, बातचीत उनसे होने लगी। तो बातचीत होने लगी, फिर चलते चलते उन्होंने कहा कि वो मेरे गांव की सड़क देख लीजिएगा। उन्होंने कहा मेरे गांव की सड़क देख लीजिएगा। तो मेरे मुंह से निकला कि वही पगडंडी जो आदम के गांव जाती है। तो बड़ी जोर हंसे। कपड़े में तन डाके गुजरता हो जिधर कोई, और समझ लेना वो पगडंडी आदम के गांव जाती है। तो मैंने मुस्कुरा कहा वही पगडंडी जी। तो बड़ी जोर हंसे वो समझ गए कि वो इन्होंने पढ़ रखा है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने फिर ये और भी जानकारी प्राप्त की मैंने। तो अब सही बताऊं आपको, मैं ही नहीं, लखनऊ में जब ये समाचार लोगों ने देखा कि आदम जी के बारे में राम बहादुर ये कर रहे हैं, तो जो मेरे मित्र हैं पीएसएस IAS ऑफिसर, तो उन्होंने कहा यार हम तो ये समझते थे राम बहादुर कि आदम जी कोई मुस्लिम है, कोई मुस्लिम शायर है। हमने कहा नहीं, वो आदम जी जो है रामनाथ सिंह, और रामनाथ सिंह अगर आदम जी ना होते तो वो भी वहां के जमींदार होते। बिल्कुल, इसमें वो भी प्रधान होते, वो भी विधायक होते। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी शायद मंत्री होते। लेकिन रामनाथ सिंह जी केवल आदम गोंडवी रहे और उन्होंने जो समाज के वंचित लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जो किसी के नहीं सुनते हैं, उनकी बातों को उन्होंने जो है शब्दों में पिरोया और जनता के सामने रखा। और जिस सरल भाषा में वो कम पढ़े लिखे थे, शायद कक्षा 5 या 6 पास थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आदम जी ने जिस भावना के साथ जो है अपनी कविताओं को लिखा है और जनता के सामने रखा है, पढ़ के रोमांच हो जाता है। वो जो मोनालिसा की जो कविता है, बिल्कुल मोनालिसा की कविता, वो मेरे ख्याल से देवी दत्त जी नहीं रहे गोंडा के। बिल्कुल। उन्होंने जो तो जब उनका अंतिम संस्कार के बाद जो श्रद्धांजलि सभा हुई थी तो वो सुनाते सुनाते रो पड़े थे और मेरी भी आंख में आंसू आ गया था उस कविता को सुन करके। तो कालजयी कविताएं लिखी उन्होंने निश्चित रूप से। तो मुझे लगता था कि जो रचनाकार समाज के जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं और जो दुश्वारियों में जी रहे हैं, उनकी बातों को जिस स्पष्टवादिता के साथ और यहाँ के सामंतवादियों के खिलाफ भी जो है सीना ठोक के लिखा करते थे, तो बहुत बड़ा कलेजा था उनका। तो ऐसे आदमी को सम्मान मिलना ही चाहिए भाई। जैसे लोगों ने कहा था, कुछ नाम दिया था जी। किसी ने कहा कि साहब जो तो ये नाम रख दीजिए मानवर काशीराम मैदान, किसी ने कहा फखरुद्दीन अली मैदान रख दीजिए, किसी ने कोई और नाम दिया। जी, जी, जी। तो मैंने बताऊं आपको, मैंने सोच रखा था कि नहीं, ये नाम तो है ही, इनके नाम पे तो बहुत सारे जो तो प्रतीक स्थल बने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आदम जी के नाम पे होना चाहिए। तो आदम गोंडवी खेल मैदान जो है, आज भी जब उधर से गुजरता मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपने आदम जी को अमर कर दिया और उनकी जो रचनाएं हैं वो तो किसी भी कलमकार को अमर करती ही हैं, लेकिन साथ ही एक ऐसी उपलब्धि उनके नाम आपने दर्ज कर दी कि जिसकी वजह से आदम जी गोंडा के इतिहास में युगों युगों तक अमर रहेंगे। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि गोंडा के जिलाधिकारी के रूप में कोई एक खास याद आपकी, कोई ऐसी स्मृति, कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, जो अब तक अछूता रहा हो, अनसुना सा रहा हो, कोई अगर हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए, किस्से तो आप जानते हैं बहुत सारे हैं जी। मेरे ख्याल से 11 महीने में हर दिन कोई न कोई किस्सा होता था। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे मजा आता था। लेकिन एक किस्सा बताऊं आपको जी। मैं जो अभी नए अधिकारी हैं जो सेवा में आ रहे हैं जी।
उनके लिए भी मैं संदेश देना चाहता हूं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो 8-10 दिन बाद कलेक्ट्रेट में पब्लिक से, आप जानते मैं सीधा संवाद करता था, तो एक लड़का आया और उसने एक दरखास्त दिया मुझे। और मेरी आदत थी कि मैं दरखास्त को पहले पूरा पढ़ता था तब मैं बात करता था। तो उसमें लिखा हुआ था, साहब मेरे पिताजी जो है दिवंगत हो गए, वो लेखपाल थे और लगभग हो गया उनको 3 साल और मुझे नौकरी नहीं मिली। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो जो मृतक आश्रित नियमावली है, बताऊंगा आपको, उससे ज्यादा स्पष्ट नियमावली सरकार की मैंने अपने सेवा काल में नहीं देखी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं डिप्टी लेबर कमिश्नर था, उस समय नियमावली मैंने देखी थी पहली बार। तो मैंने कहा इतना स्पष्ट नियमावली होने के बावजूद 3 साल कैसे हो गए। तो बगल में बैठे थे हमारे उपाध्याय जी, सीआरओ थे। मैंने उनसे कहा कि बताइए कि मामला क्या है, क्यों अब तक नहीं हुआ। तो बोले सर इनका अकेला मामला नहीं है, करीब 12-15 मामले हैं। मैंने कहा फिर, बोले सब फाइलें तैयार हैं। हमने कहा फाइलें तैयार हैं तो नियुक्ति अधिकारी तो कलेक्टर है, तो दस्तखत क्यों नहीं हुए, नियुक्ति पत्र दिया क्यों नहीं गया। तो बोले सर वो जो तो डीएम साहब ने उसको भेज दिया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मार्गदर्शन के लिए। तो मैंने कहा नियुक्ति प्राधिकारी कलेक्टर है, मार्गदर्शन क्यों भेजा हुआ मांगने के लिए। तो बोले कि सर उन्होंने कहा कि मैं नियुक्ति पत्र पे साइन वाइन नहीं करूंगा। तो खैर मैं मुस्कुराया। मैंने कहा मुझे इस लड़के का नियुक्ति पत्र अभी देना है। उसको मैंने बैठाया, 2 घंटे बाद उस फाइल से नियुक्ति पत्र बना, साइन किया, उसको मैंने दिया। फिर मैंने जो 12-13 मामले और थे, मैंने कहा उपाध्याय जी कल तक नियुक्ति पत्र बंद करके स्पीड पोस्ट से उन सबके घर पहुंच जाए। उस ये नहीं कि कोई आएगा फिर उसको दिया जाएगा, स्पीड पोस्ट से जो जहां बैठा था नियुक्ति पत्र उसको मिल गया। तो वो घटना मुझे इसलिए याद है कि मतलब ये है कि अधिकारी को जो अधिकार मिला हुआ है, देखिए शासन में कोई पार्टी हो, शासन में कोई भी माननीय मुख्यमंत्री हो, उनकी मंशा ये होती है ना कि जो हमने नियम बनाए हैं, नियमावली है बनाई है, कानून बनाया है, उसके मुताबिक काम हो। बिल्कुल ये नियमावली बनी हुई थी मृतक आश्रितों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी पत्नी के लिए कि जीवन निर्वाह हो सके। और इतनी अच्छी नियमावली होने के बावजूद अगर कोई दुश्वारी हो रही उस परिवार के साथ, तो मैं समझता हूं ये बहुत कष्टदायक चीज है। तो हम आप बनाते हैं छवि शासन की, प्रशासन जो होता है वो शासन छवि बनाता है। बिल्कुल। लेकिन बदनाम होता है, सरकार बदनाम होती है, जो उसमें मुख्यमंत्री होते हैं वो बदनाम होते हैं। तो वो मुझे बताऊं आपको, मैं अक्सर उदाहरण देता हूं इस चीज का कि अगर कोई ईश्वर है, प्रकृति है, कोई सत्ता है जिसने आपको अधिकार दिया है, तो उस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए और तत्पर तरीके से करना चाहिए। तो ये मुझे यादगार जो है अक्सर याद आता है, क्योंकि हमें दिखाई पड़ता है वो परिवार जिसके यहाँ डेथ हुई है, उस परिवार की जीविका का जो निर्वाह होना चाहिए, 3-3 साल क्यों इंतजार करें। सर आज आप डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। सामान्यतया देखने को ये मिलता है कि आज के दौर में तमाम अधिकारी जब सेवानिवृत्त होते हैं तो कहीं न कहीं वो अपने सेवा योजन के लिए कोई न कोई विकल्प और तलाश लेते हैं। आपने समाज सेवा को अपना क्षेत्र चुना, आखिर क्या आपके मन में था, आप समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे पहुंच गए। उसका कारण बड़ा स्पष्ट था जी। सेवा काल में जहां जहां रहा मैं, काम करने में मुझे बड़ा मजा आया जी। जब काम करता था, परिणाम निकलता था तो एक आत्मा को संतोष मिलता था, मजा आता था जी। तो मैंने कहा सेवानिवृत्ति के बाद जब मैं एक्टिव रहूंगा, चाहे राजनीति में रहूं या सामाजिक संस्था में काम करूं, तो अगर उस संस्था के माध्यम से, मेरे माध्यम से किसी की कोई दुश्वारी का निपटारा होता है तो मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति होगी। तो सीधा सीधा कारण यही है जी। आज भी मैंने यही कहा जी कि भाई किसी के अंदर ये भ्रम। आज कुछ पत्रकारों ने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा साहब ये बताइए कि क्या राष्ट्रीय डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के माध्यम से आप क्या चुनाव लड़वाएंगे लोगों को। तो मैंने कहा ना, ये राजनीतिक मंच है ही नहीं, ये सामाजिक मंच है। बिल्कुल। और इस सामाजिक मंच में हर पार्टी के, हर राजनीतिक लोगों का स्वागत है, लेकिन उसकी राजनीतिक विचारधारा उसके साथ
और ये सामाजिक जो मंच है ये समाज के लिए, ये समाज के लिए है। जैसे कांग्रेस के यहाँ महानगर अध्यक्ष हैं रफीक रायनी, वो ज्वाइन करना चाहते थे, तो आज उनको हमने बनाया है प्रदेश संयोजक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। वो कांग्रेस में है, भाई कांग्रेस के हैं, कांग्रेस विचार, कांग्रेस राजनीतिक दल है, बिल्कुल। लेकिन ये सामाजिक मंच है। और सामाजिक मंच हमारा केवल ये स्पष्ट रूप से है कि यहाँ पर जो है वर्ग की, जाति की, ये सब की कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जो इंसान है, अगर किसी इंसान के साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े होइए। अब धीरे धीरे हम इस चर्चा को समापन की तरफ ले चलेंगे। काफी विस्तार से बातें हो गई। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि आपकी अपनी अब और भावी योजना क्या है, भविष्य में क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं, क्या योजना होगी सर निकट भविष्य में आपकी? द्विवेदी जी, मैं बड़ा प्लान करने कभी नहीं सोचता सर। मैंने पूरे 38 साल के सर्विस में देखा है, काम करता रहा मैं, और बड़े बड़े प्लान अपने आप निपटते रहे। तो मैं केवल काम कर रहा हूं, और अगर कोई बड़ा प्लान सामने आता है तो निपटाया जाएगा, वरना केवल काम कर रहे हैं, और काम करना उद्देश्य है। उससे क्या है, मेरा अपना विश्वास ठीक रहेगा, और जब काम करेंगे, लोगों के काम निपटेंगे, तो एक अंदर से मजा भी आता है, अच्छा भी लगता है। किसी के चेहरे पर खुशी देख करके, संतोष देख करके वो जब धन्यवाद करता है तो बड़े आनंद की अनुभूति होती है। सर, चलते चलते हम एक अंतिम सवाल हम चाहेंगे कि रेडियो अवध के माध्यम से हमारे जो श्रोता हैं, जो आप इतनी देर से ये हमारा साक्षात्कार आपके साथ में इस कार्यक्रम को सुन रहे थे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबके लिए जो है कामना करता हूं कि सबका जीवन सुखी रहे, प्रसन्न रहे, और केवल ये संदेश है कि जो जहां पर है, जिस भी फील्ड में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अफसर है, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, वो जिस भी फील्ड में जहां है, अगर अपनी अंतरात्मा के साथ सही काम करता रहे, और यथासंभव, पूरा संभव नहीं हो पाता है, यथासंभव रोज इस बात को अपने आप को याद दिलाए। जब वो प्रार्थना करता है, किसी देवी देवता के लिए प्रार्थना करता है, तो उस समय ये भी प्रार्थना करे कि हे ईश्वर, हे प्रकृति, मेरे तरफ से कोई गलत काम ना हो। तो जब वो सुबह प्रण करेगा तो अपने आप दिन भर उसको ये चीज याद रहेगी। तो मेरा तो केवल यही संदेश है कि आत्मा साफ रखिए, अपना काम करते रहिए जहां भी जो रहिए, और फिर आपके जीवन में क्या होने वाला है, जब आप अपना काम करते रहेंगे तो प्रकृति अपने आप आपका साथ देती है। और एक चीज और कहूंगा मैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के तरफ से कि वो कबीरदास जी ने कहा था ना, संत रविदास जी के समकालीन थे वो, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में है, मांगे सबकी खैर। और ये भी कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, और जो घर फूंका आप ना चले हमारे साथ। तो घर फूंकने से उनका आशय ये था कि आप जो है केवल अपने जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसमें मत उलझे रहिए, वो तो आप निपटाइए, उसके साथ साथ समाज का भी कुछ काम करते रहिए। बिल्कुल। अभी आप सुन रहे थे गोंडा के जिलाधिकारी रहे और वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय संरक्षक श्री राम बहादुर जी को। सर, हमारे अनुरोध पर आज आप रेडियो अवध के स्टूडियो में आए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा रिकॉर्ड हो गया है।